तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो आज के इस वीडियो में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। लकी स्मार्ट अर्न अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन और देखते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपलोड हो रहे हैं और अपलोड हो भी चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी के हुए सबसे पहले शुरू करते हैं यह चैप्टर को। तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो सिंपल सा, जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के बीच क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें वुर्ज अभिक्रिया प्राप्त होता है। यानी कि आप इसका परिभाषा अगर पूछे कि वुर्ज अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कराई जाती है, तो उस अभिक्रिया के पश्चात हमें वुर्ज अभिक्रिया प्राप्त होती है। क्या होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वुर्ज अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे 2 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कार्बन कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है। क्या कौन कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कार्बनिक यौगिक है सिल्वर मिरर जांच देता है। ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो क्या देता है, सिल्वर मिरर जांच देता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तोइन चारों ऑप्शन में जो है दोस्तों कार्बन सिल्वर मिरर जांच देता है वो सिंपल सा HCOOH देता है। क्या देता है दोस्तों, HCOOH। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं कि HCOOH दिया हुआ है। तो HCOOH जो है एक कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है, आप याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन सब देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, आप मिला सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। और चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ सिर्फ वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्लीय जलांशन अम्लीय जलांशन के दर का क्रम, अम्लीय जलांशन के दर का क्रम पूछा गया है। तो अम्लीय जलांशन का दर का जो क्रम होता है दोस्तों सिंपल सा हो जाता है, कार्बन के साथ में जब मिथाइल ग्रुप CH3 जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे दोस्तों, CH3 जुड़ा रहे, और डबल बॉन्ड के साथ CH2 भी जुड़ा रहे और सिंपल सा यहाँ पे इस तरीक़ा से कुछ जुड़ा रहे, तो सिंपल सा, तो इस दर को जब कुछ इस प्रक्रिया के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और सिंपल सा ये हो गया फर्स्ट में। और दूसरा में CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH3 और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये 2 और 3 इस तरीक़ा से कुछ दिया हुआ है क्रम, अम्लीय जलांश का दर का क्रम हमको यहाँ पे दिया हुआ है। और इन दर में हमको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा और कौन सा इक्वल होगा, ये सिंपल सा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ, जब सबसे पहले फर्स्ट में लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट जो हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे तीसरे की तुलना में फर्स्ट फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट जो है तीसरे की तुलना में दोस्तों वह छोटा हो जाएगा और तीसरा इससे बड़ा हो जाएगा। अब ये तीसरा इससे बड़ा हो गया तो आप सिंपल सा क्या हो जाएगा, तीसरा से बड़ा ये
दूसरा हो जाएगा। यानी कि आप इसका क्रम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि फर्स्ट का क्रम हो गया, फर्स्ट से बड़ा तीसरा हो गया और तीसरा से बड़ा दूसरा हो गया। इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसका क्रम ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या है कि कौन एल्काइल हैलाइड, कौन जो है एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है जो एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय अभिक्रिया का अनुसरण करता है। तो वह जो होता है दोस्तों C6 बोल सकते हैं, H5 बोल सकते हैं, यहाँ पे C6 बोल सकते हैं, H5 बोल सकते हैं और CH2 और X नाम का कोई पदार्थ यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे हो सकता है। X की जगह में लिख सकते हैं ये। तो सिंपल सा पूछा गया है कि कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण कर सकता है। तो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। C6H5 और बॉन्ड CH2 और X नाम का कोई पदार्थ यानी कि धातु क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 5 नंबर हमसे कुछ पूछा गया है 2018 में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले भी 2018 में पूछा गए थे। तो 2018 का 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछा गया है यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे स्थिर कार्बनिक कार्बोनियम, सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है। यानी कि यहाँ पे आपको सबसे स्थिर कार्बोनियम बताना है। यहाँ पे आपको जितने भी है वो सभी कार्बोनियम है और यहाँ पे सबसे स्थिर कार्बोनियम पूछा गया है। तो सबसे स्थिर कार्बोनियम का बात करें तो यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस थ्राइस और कार्बन स्टार हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है और सबसे स्थिर कार्बोनियम है ये CH3 का होल थ्राइस और कार्बन। यहाँ पे आप सिंपल सा अंदाज़ा लगा के भी बता सकते हैं कि सबसे स्थिर कार्बनियम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 6 में हमसे पूछा गया ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही है। सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही पूछा गया है। तो सबसे शक्ति स्नेही केंद्र जो आपको बता दूं दोस्तों, तो ना तो ये होगा, ना ये ना ये, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो CH3 बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे स्टार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है शक्तिशाली उसने ही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 7 नंबर क्वेश्चन का बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए अभिक्रिया CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI और X नाम का कोई पदार्थ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन प्रति प्रतिफल है। यानी कि जब हम मिथाइल को CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस CHI के साथ रिएक्शन करवाते हैं और तो हमको X नाम का पदार्थ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रतिक्रिया का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2018 और 17 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जब इसे करवाइएगा तो सिंपल सा इसका जब हम देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2, इसके बाद डाई डाई, इसके बाद 1 2 डाई आयोडो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका, 1 2 डाई आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या है दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो गिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। गिगनार्ड क्या है, गिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो सिंपल सा प्रतिक्रिया करता है C2H5Cl के साथ में दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। C2H5Cl जो है गिगनार्ड
के कारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर सिंपल सा अभिक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो C2H5Cl में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछा गया है। पूछा गया है 9 में, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया करता है? एल्कीन जो है निम्न में से कौन अभिक्रिया करता है? तो एल्कीन जो है योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों ही अभिक्रिया करता है। एल्कीन कौन सा? योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों ही अभिक्रिया करता है। आप सिंपल सा याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? देखिएगा 10 में कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई, कार्बन कार्बन के बीच पूछा गया है कि एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो कार्बन कार्बन के बीच जो है एकल बंध की लंबाई का बात करें दोस्तों, तो एकल बंध की लंबाई हो जाती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध की लंबाई कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। 11 में क्या पूछा गया है दोस्तों? 11 में बहुत ही आसान क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता पूछा गया। 4 होता है कार्बन की संयोजकता। आप सिंपल था याद रखिए, कार्बन की संयोजकता 4 आपको पता होगा और संयोजकता आप निकाल भी सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 12 नंबर में हमसे ये पूछा गया कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का यहाँ पे लक्षण पूछा गया है दोस्तों। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण, तो बात करें यहाँ पे कार्बनिक शुद्धता के लक्षण जो होता है वह सिंपल सा गलनांक होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें तीसरा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए दोस्तों? तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन जो कि तत्व है उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। आप वैसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो तत्व है हाइड्रोजन, कार्बनिक यौगिक में पूछा गया दोस्तों। कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है ना, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है। आप सिंपल सा फंडा याद रख सकते हैं ना, कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित रहता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का पूछा गया दोस्तों। एल्कीन का अगर सिंपल सा पूछेगा तो एल्कीन का हो जाता है CnH2n+2 हो गया एल्कीन का। एल्कीन का पूछे तो दोस्तों यहाँ से +2 को क्या कीजिए, सिंपल सा यहाँ से गायब कर दीजिए, +2 गायब हो गया। CnH2n एल्कीन का सूत्र हो गया। और एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा आपसे पूछा गया एल्केन का CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। पूछा गया क्या कि इथेन में जो है कार्बन का प्रसंस्करण, इथेन में क्या पूछा गया दोस्तों? इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण, इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण कितना होता है दोस्तों? तो sp3 हो जाता है। कार्बन में सॉरी इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण कितना हो जाता है? तो sp3 हो जाता है। अब सिंपल सा याद रखिएगा। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, दो के लिए क्या बोलते थे दोस्तों? मेथ एथ, एथ बोल देते हैं। और कार्बन की कितनी हो जाती है? दो दूनी 4 था, 2 6, यानी कि इस चेन में कार्बन की जो प्रसंस्करण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये क्या पूछा गया है कि सामान्य शुद्ध CnH2n+2, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया कि ये सिंपल सा एल्केन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? एल्केन का। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ एल्केन का, CnH2n+ दिखे 2 दिखे तो सिंपल सा एल्केन हो जाएगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। CH3 में CHI3 में दोस्तों, CHI3 में आयोडाइड में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? तो वह एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन। क्या है एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण दोस्तों? तो आयोडीन मुक्त होकर निकलना एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। डायरेक्ट आप याद रखिए CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन मुक्त होकर बाहर निकल जाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर। 18 में क्या पूछा गया कि एल्कील हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। एल्कील हेलाइड को एल्कोहल में कौन सी अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो
विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड को हम एल्कोहल में बदल सकते हैं। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में किस तरीके से बदलते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में सिंपल सा बदल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या पूछा गया, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। हेलो एल्केन दोस्तों, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र का बात करें तो CnH2n प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, और 1 की जगह हम क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को सिंपल सा जोड़ सकते हैं। तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1। वहाँ पे एल्केन में क्या था, CnH2n प्लस 2 था, लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन का बात करें तो प्लस 1 हो जाएगा, और एक्स नाम का पदार्थ वहाँ पे आके जुड़ सकता है, यानी कि हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को वहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। क्या है, ए CnH2n प्लस 1, और यहाँ पे हम एक्स नाम के पदार्थ को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 में क्या पूछा गया, क्लोरोफॉर्म है एक, क्लोरोफॉर्म है एक। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो सिंपल सा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या है, तो एक क्लोरोफॉर्म है। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हम सिंपल सा क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में स्थायित्व का सही क्रम, स्थायित्व का सही क्रम यहाँ पे पूछा गया है। बेंजीन रिंग के साथ कहीं पे डबल दिया है और कहीं पे सिंगल, और यहाँ पे आपको पूछा गया सही क्रम क्या हो जाएगा। सही क्रम का यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सिंपल सा दूसरा, तीसरा, और इसके बाद फर्स्ट का बारी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि दूसरा बड़ा है, इसके बाद तीसरा बड़ा है, इसके बाद फर्स्ट बड़ा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में सही क्रम में लिखा हुआ है। सही क्रम का आप देख सकते हैं सिंपल सा दूसरा, इसके बाद तीसरा, और इसके बाद फिर पहला आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही क्रम ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो अस्थायित्व का क्रम ये इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नहीं अगर आपको पता चलता है तो यहाँ पे सिंपल सा आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 1 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप नंबरिंग करके पता कर सकते हैं। तो सही क्रम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 22 में हमसे पूछा गया कि आयोड्रोफॉर्म को KOH के साथ गर्म करते हैं। आयोड्रोफॉर्म को क्या करते हैं, KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि आयोड्रोफॉर्म को हम क्या करेंगे, सिंपल सा गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो सिंपल सा हमें क्या प्राप्त होगा, तो आयोड्रोफॉर्म को जब करते हैं तो HCOO के प्राप्त होता है, HCOO के प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा गया कि केंद्रक स्नेही के क्षारीयता का सही क्रम है। केंद्रीय स्नेही क्या लिखा है, केंद्रीय स्नेही क्षारीयता का सही क्रम पूछा गया है। यहाँ पे केंद्रीय स्नेही क्षारीयता का क्रम का बात करें दोस्तों, यहाँ पे और है केंद्रीय स्नेही क्षारीयता का क्रम, और यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं, और इसमें क्षारीयता का क्रम पूछा गया है, और यहाँ पे क्षारीयता का क्रम का बात करें दोस्तों तो सिंपल सा हो जाएगा NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा ग्रेटर देन, फिर आयो फोर्थ नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद हो जाएगा सिंपल से OH, और ग्रेटर देन इसके बाद हो जाएगा CH3COO, और लास्ट में क्लोरीन, यानी कि इसका सही क्रम जो हो जाएगा, पहले ये ग्रेटर दैन ये, ग्रेटर दैन ये, और ग्रेटर दैन ये
ग्रेटर देन दोस्तों होगा, ग्रेटर देन इस तरीक़ा से, इसकी तुलना में ये ग्रेटर देन हो गया। और लेस देन का बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से लेस देन हो जाता है। यानी कि इसका जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, क्षारीयता का क्रम में। बी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्षारीयता का क्रम का बात करें दोस्तों कि I2 एवं NOH के बीच अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक आयोडो फॉर्म देता है। I2 NOH के बीच अभिक्रिया कराने के दौरान कौन सा यौगिक आयोडो फॉर्म देता है। तो आयोडो फॉर्म देता है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है C2H5OH देता है। आप याद रखिए कि जब हम क्या करते हैं आयोडो एवं NOH के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो C2H5OH हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 में क्या पूछा है कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। एथिल ब्रोमाइड को हम जब एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ उबालेंगे तो हमें प्राप्त होगा एसिटिलीन प्राप्त होगा। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ उबालेंगे तो हमें सिंपल सा एसिटिलीन की प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं कि पूछा क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक के रूप में उपयोग क्लोरोफॉर्म का होता है। याद रखिएगा निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है। जब क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ देंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो सिंपल सा विषैली फॉस्फिन गैस बनती है। तो इसीलिए ये दोस्तों अब बंद हो गया है कि विषैली फॉस्फिन गैस बन जाने के कारण क्लोरोफॉर्म को हम सिंपल सा हवा में नहीं रखते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को हवा में हम क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को हवा में इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वह विषैली फॉस्फिन गैस बन जाती है और जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। एथिल ब्रोमाइड क्या कराएंगे सिंपल सा दोस्तों अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में कराएंगे सोडियम धातु के साथ में तो हमें ब्यूटेन प्राप्त होगा। फिर से देख लीजिए कि पूछा गया है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराएंगे पर हमें प्राप्त होगा ब्यूटेन प्राप्त होगा। क्या होगा ब्यूटेन प्राप्त होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि C4H9 Br से कितने समावयवी त्रिविम समावयवी जिसको बोल सकते हैं संभव है। यानी कि C4H9 और Br में कितने समावयवी हो सकते हैं ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो C4H9 Br में है 4 समावयवी हो सकते हैं दोस्तों। कितने हो सकते हैं 4 समावयवी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। समावयवी निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि समावयवी किस तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन में अनुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव है। और यहाँ पे भी हमसे समावयवी पूछे गए। तो यहाँ पे जो है C5H11 और Cl में कुल जो है 8 समावयवी संभव है दोस्तों। कितने समावयवी संभव है कुल 8 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए 31 में पूछा गया है कि वाइनिलिल हैलाइड है। वाइनिलिल हैलाइड को दोस्तों हम सिंपल सा CH3CBr
ऑफ डबल बॉन्ड CH2 के नाम से जान सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। वैनिली हेलाइड CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 32 में पूछा गया एलील हेलाइड है। एलील हेलाइड जो दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH CHCl और CH3 को बोल सकते हैं एलील हेलाइड। एलील हेलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 को बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं दिया गया है एलील हेलाइड का सिंपल सा यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, संरचना दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना नंबर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 33 नंबर में। 33 नंबर में चलते हैं और 33 नंबर का देख लेते हैं क्या पूछा गया कि एरील हेलाइड है। एरील हेलाइड, एरील हेलाइड का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। तो एरील हेलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीक़ा से बना हुआ होता है, कुछ इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। और यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं और इसके साथ में जब क्लोरीन जुड़ा हो और इसको हम एक और तरीक़ा से बना सकते हैं दोस्तों। एरील हेलाइड को हम एक और इस तरीक़ा से भी हम सिंपल सा बना सकते हैं। इस एरील हेलाइड को कुछ इस तरीक़ा से और यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लोरीन को जोड़ देना है। यही हमारा एरील हेलाइड हो गया। ऑप्शन नंबर आप डी नंबर में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका एरील हेलाइड है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में क्षारीयता का क्रम ही फिर यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं और इसमें क्षारीयता का क्रम पूछा गया है। तो क्षारीयता का क्रम का बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है सबसे पहले CH3 हो जाएगा, इसके बाद होल थराइस। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ऊपर भी बता दिए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में ये हो जाएगा। इसके बाद ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे CH3 का होल थराइस दिया है और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपको होल ट्वाइस आ जाएगा। होल ट्वाइस के बाद फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा CH का होल ट्वाइस और फिर आ जाएगा CH3। यानी कि ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं सही आंसर है। ए यानी कि सबसे पहले ऑप्शन ए ग्रेटर देन ऑप्शन बी ग्रेटर देन ऑप्शन सी और ग्रेटर देन ऑप्शन डी सही क्रम में लिखा गया है। तो यही आपका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 35 नंबर में भी आपसे यही पूछा गया कि निम्न में मुक्त मूलक का स्थायित्व का क्रम आपको 4 दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है मुक्त मूलक का स्थायित्व का क्रम का बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे जो पहला ये फोर्थ नंबर जो ग्रेटर देन हो जाएगा वो सिंपल सा फोर्थ नंबर जो ग्रेटर देन हो जाएगा 2 नंबर के और 2 नंबर जो ग्रेटर देन हो जाएगा 3 नंबर के और 3 नंबर जो ग्रेटर देन हो जाएगा 4th नंबर के। यानी कि आप इसका क्रम कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे 4th जो हो जाएगा लेट ग्रेटर देन दूसरा जो हो जाएगा तीसरा जो हो जाएगा फर्स्ट के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। 35 हो गया। इसके बाद 36 में चलते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 36 नंबर हमने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग के साथ CH2OH सन H2SO4 के साथ क्या करेंगे, इसको सिंपल सा हॉट कर देंगे। तो हॉट करेंगे ना तो बेंजीन रिंग के जो साथ में हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा मिथाइल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सबसे अस्थायी मूलक का बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में अस्थायी मूलक ऑप्शन नंबर बी में दिखा दे रहा है CH2 CH2 अस्थायी मूलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एवं एल्कोहलिक QH के बीच अभिक्रिया का उत्पाद होगा। यानी कि प्रतिफल पूछा गया है कि प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्रतिफल प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जब प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ
अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमें दोस्तों, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखें तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम पूछा गया है तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का जो होता है 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम 2 क्लोरोब्यूटिल होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करें 40 का तो 40 में अभिक्रिया CH2 3 और CH2 ब्रोमीन OH CH2 प्लस Br माइनस दिया है। तो इसका जो क्रिया विधि के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा सिंपल सा SN2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया कि अभिक्रिया CH3 का होल थ्राइस सी ब्रोमीन CH3ON के मुख्य रूप से देता है, यानी कि ये हमें मुख्य रूप से क्या देगा, तो ये हमें मुख्य रूप से देगा CH2 का होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड CH2 फिर प्लस CH3OH प्लस NaBr देगा। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, राइट आंसर। अभी क्रिया कराएंगे CH3 का होल थ्राइस कार्बन ब्रोमीन मिथाइल नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ तो सिंपल सा CH3 का होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 42 में पूछा गया क्या गया 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को एथेनॉलिक KOH और एनिलीन के साथ कर्म करने पर बनता है। क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, एथेनॉलिक पोटासियम ऑक्साइड KOH और एनिलीन के साथ गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H5NC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्लोरोफॉर्म को एथेनिल KOH के साथ एनिलीन के साथ में मिलाकर गर्म करेंगे तो CH2H5NC प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 में बात करें निम्न में किसमें उच्चतम ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से होगा। किसमें जो है उच्चतम ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रभावित करेंगे तो प्रतिक्रिया जो होगा वह प्रतिक्रिया तेजी से होगा। प्रतिस्थापन जो होगा तेजी से होगा। प्रतिस्थापन जो हो जाएगा मिथाइल को सिंपल सा CH और डबल बॉन्ड CH2 के साथ, यानी कि मिथाइल एथेल को सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से इस ऑप्शन नंबर सी कर लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की यौगिक से क्रिया करने पर जो है टाइल्यून बनती है। यौगिक जो है वो कौन सा है, तो यौगिक जो होगा मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बी में दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद 45 मिनट में पर अभिक्रिया जो है मिथाइल CH2Cl2 क्लोराइड QH पोटासियम में उत्पाद जब हम करेंगे तो इसका जो प्रतिफल हमें प्राप्त होगा सिंपल सा CH3CH2OH प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बिल्कुल ही सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखें तो सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो जब हम नाइट्रोएथेन क्या करेंगे, नाइट्रोएथेन सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसके बाद 46 हो गया। इसके बाद 47 में जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि मेथिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध की तुलना में क्लोरीन बेंजीन से क्लोरीन तथा कार्बन बंध देता है। वह सिंपल सा छोटा एवं प्रबल देता है। क्या देता है कि जब क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन बंध की तुलना में क्लोरीन बेंजीन से कार्बन क्लोरीन की बंध देता है, छोटा प्रबल बंध देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन में देखें। 48 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा यौगिक जो है ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक
अम्ल देता है, यानी कि कौन सा यहाँ पे 4 गो यौगिक है और इसमें बताना है। उसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो बेंजोइक अम्ल देगा, तो वो सिंपल सा बेंजिल बेंजाइल क्लोराइड जो है सिंपल सा ऑक्सीकरण करेंगे तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। बेंजाइल क्लोराइड को जो हम ऑक्सीकरण करेंगे तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 में क्या पूछा गया कि इसमें क्लोरीन की प्रतिशतता क्या है। क्लोरीन की जो है प्रतिशतता सबसे अधिक है। प्रतिशत मात्रा यहाँ पे क्लोरीन की सबसे यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि किस में जो है क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है। तो सिंपल सा पायरीन में जो है क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा इन तीनों के तुलना में अधिकतम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 50 में क्या पूछा गया कि एल्काइल हैलाइड का क्वथनांक का सही क्रम। एल्काइल हैलाइड का क्वथनांक का सही क्रम पूछा गया है। तो एल्काइल हैलाइड का आपको उसको ऑप्शन के हिसाब से बनाना होगा। तो आर आई ग्रेटर देन आर बी आर लेस देन आर सी आर, आर आई लेस देन आर बी आर लेस देन आर सी आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं और समावयवता किस श्रेणी के यौगिक प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के समावयवता यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और कौन सा यौगिक प्रदर्शित करते हैं आपको ये पूछा गया है। इथर जो है ना दोस्तों समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर। 52 में क्या पूछा गया कि एसिटिक अम्ल का समावयवी है। एसिटिक अम्ल को हम मैथिल फॉर्मेट बोलते हैं। इसका जो एसिटिक अम्ल का समावयवी जो हो जाएगा मैथिल फॉर्मेट। एसिटिक अम्ल को वैसे मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे समावयवी पूछा गया है कि मैथिल फॉर्मेट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का समावयवी मैथिल फॉर्मेट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया कि एथेनॉल का समावयवी डाइमेथिल ईथर होता है। एथेनॉल का समावयवी क्या होता है? डाइमेथिल ईथर होता है एथेनॉल का समावयवी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 54 नंबर में क्या पूछा है C5H12 अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित समावयवियों की संख्या। और इसमें यहाँ पे समावयवी पूछा गया है तो C5H12 में बात करें समावयवी 3 हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, या फिर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है समावयवी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। 55 क्वेश्चन में चलते हैं। 55 में क्या पूछा गया है कि C6H5 अणुसूत्र के समावयवी की संख्या। और इसमें भी समावयवी पूछा गया है तो C6H14 में बात करी समावयवी की तो वो सिंपल सा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। और 56 में क्या पूछा गया है त्रिविम समावयवी का मुख्य लक्षण होता है तो ये अनध्यारोपणीय होता है। ये क्या होता है? अनअध्यारोपणीय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में देखें तो इथाइल क्लोराइड से डाई इथाइल ईथर किस प्रतिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। तो सिंपल सा विलियम संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद 58 में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में 58 में क्या पूछा गया है कि मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन में किस प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड को कौन सी प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो मिथाइल ब्रोमाइड को ब्रुज प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। 59 में क्या पूछा है? इथाइल एल्कोहल क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर देता है तो सिंपल सा CaCl3CHO देता है। CCl देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल को जब क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो CCl CCl CHO देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 60 में क्या पूछा है कि टॉवलिन निर्माण में अनदर, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। C4H10O सूत्र द्वारा प्रदर्शित समावयवी एल्कोहलों की कुल संख्या 4 कितनी हो जाएगी? एल्कोहल की कुल संख्या 4 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस MgCl की अभिक्रिया D2O के साथ कराएंगे तो D2O के साथ कराएंगे सिंपल सा CH3 का होल थ्राइस CD दे देगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में देखें निम्न में कौन यौगिक प्रदर्शित
प्रशीतक है। यौगिक प्रशीतक जो है CF2Cl2 होता है। CF2Cl2 को प्रशीतक कहते हैं, आप याद रखिएगा। प्रशीतक पूछेगा तो CF2Cl2 प्रशीतक, CF2Cl2 प्रशीतक होता है। 64 हो गया क्वेश्चन नंबर। इसके 65 में देखें तो ध्रुवन घूर्णता का प्रदर्शित करता है। ध्रुवन घूर्णता प्रदर्शित करता है तो किरले यौगिक को प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, क्लोरोफॉर्म का सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने से बनता है। तो क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, C2H2 बनेगा। क्या बनेगा? C2H2। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो C2H2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद 67 नंबर 67 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रोपिलीन से एन प्रोपिल ब्रोमाइड किस अभिकर्मक से क्रिया करके पर बनता है। यानी कि प्रोपिल जो है एन प्रोपिल ब्रोमाइड किस अभिकर्मक से अभिक्रिया करेंगे तो सिंपल सा बनेगा। तो सिंपल सा जब HBr को हम जब क्रिया कराते हैं तो सिंपल सा हमें प्राप्त होता है कार्बनिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। 68 में एसिटिलीन की HBr से क्रिया कराने पर बनता है। एसिटिलीन को हम HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो सिंपल सा हमें प्राप्त होगा एथिलीडिन डाइब्रोमाइड, जिसे एथिलीन डाइब्रोमाइड बोल सकते हैं। एथिलीडिन लिख दिया है इसमें, तो एथिलीन डाइब्रोमाइड प्राप्त होता है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 69 में देखें, यौगिक C2HBr CI के लिए जो है आइसोमर्स की संख्या, यहाँ पे आइसोमर्स की संख्या पूछा गया है तो आइसोमर्स इसमें जो होगा 6 हो जाएगा दोस्तों। C2BrCIF के लिए आइसोमर्स की संख्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। 70वें क्वेश्चन में देखें कि एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो हमें ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होगा। 71 में देखें, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। तो 2-ब्यूटेनॉल जो होता है प्राकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक समावयवता को दर्शाने वाला यौगिक जो हो जाएगा 2-पेंटानॉल। 2-पेंटानॉल प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है, 2-पेंटानॉल प्रदर्शित करता है। 73 निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन जो है प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, निम्नलिखित कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म प्रदर्शित करता है, परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है CH3CO CH3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। 75 में देखिए, निम्नलिखित कौन सा यौगिक का अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा यौगिक का अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। CCl4 का प्रयोग अग्निशामक के यंत्र के रूप में करते हैं। CCl का प्रयोग कहाँ करते हैं? अग्निशामक के यंत्रों में। इसका 76 में निम्न से कौन सा यौगिक जो है ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेगा। तो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेगा 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो है ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा। 77 में निम्नलिखित कौन सा यौगिक जो है प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित करेगा। तो वह सिंपल सा 2-ब्यूटेनॉल प्रकाशिक समयावता को प्रदर्शित करेगा। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने 2009 से नहीं देखा है 2021 तक का सोल्यूशन तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।